गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने एक नई क्लास स्टार्ट कर रखी है जिसका नाम है डेली डोज जीके जीएस और करंट का। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या करते हैं, मैं आपको डेली एक डोज देता हूं जो कि जीके जीएस और करंट अफेयर का होता है। ठीक है, यानी कि इसके टॉप 10 हम क्वेश्चन कवर करते हैं। बहुत सौ को लगता हो कि 10 क्वेश्चनों में क्या होता है, लेकिन ये 10 क्वेश्चन अगर आपने 2 क्लासेस देखी हो पीछे की तो मैंने पूरी डिटेल से समझा रखा है ना। अगर आपने क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा। तो 10 क्वेश्चन वो 20-30 क्वेश्चन से ज्यादा है जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, तो और ये 10 के 10 क्वेश्चन जो है बच्चा आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो वन डे एग्जाम होते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एनटीपीसी ग्रुप डी का हो, या फिर वो एसएससी हो, एसएससी जीडी, कांस्टेबल, पुलिस या डिफेंस, सभी वन डे के एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज हमारी क्लास तीसरी है, इसको स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है कि 1948 समर ओलंपिक में किस भारतीय मूर्तिकार को उसके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला था। ये किसको मिला था? चिंतामणि कर जो है उनको दिया गया था। किसको दिया गया था बच्चा? चिंतामणि कर को दिया गया था। इमेज में मैं आपको दिखा देता हूं, ये है चिंतामणि कर सर, जिनको ये रजत पदक इसमें मिला था। ठीक है, 1948 का डेट एक तो आपको याद रखना है। 1948 समर ओलंपिक हो रहा था जिसमें भारतीय मूर्तिकार हैं कौन? चिंतामणि कर सर। इनको इनके काम की प्रशंसा के लिए ये दिया गया था, एक रजत पदक दिया था, ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था। अब ये क्वेश्चन आपसे 10 तरीके से पूछा जा सकता है। पहला तरीका कि ये बताइए, पहला तो यही है जो लिखा हुआ है। दूसरा तरीका, चिंतामणि कर को समर ओलंपिक में उनकी मूर्तिकार की काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला था। ये कौन से सन में दिया? 1948 में। 1948 में ओलंपिक में चिंतामणि कर को जो है मूर्तिकार की उनके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक मिला था। वो कौन सा ओलंपिक था भाई? एक विंटर होता है, एक समर होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए समर ओलंपिक। क्लियर हो गया बच्चा? अब हम लोग बात करते हैं समर ओलंपिक। ये समर ओलंपिक होता क्या है आखिर में, ये देखिए। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हिंदी का वर्ड है, इसे समर ओलंपिक। यह ओलंपियाड के खेलों जो पहली बार 1896 कब 1896 में आयोजित किया गया था। एक अंतरराष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित है जो कि 4 साल में एक अलग अलग शहरों द्वारा आयोजित किया जाता है। अभी हालिया की अगर बात करेंगे तो 2021 का संस्करण जो है वो जापान के टोक्यो में हुआ। ठीक है, वही अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति खेल का आयोजन करती है। ठीक है, और मेजबान शहर की तैयारियों की देखरेख में लगी रहती है। अब इसमें जो है स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, इस तरह के पदक जो है वो प्रदान करे जाते हैं। यह परंपरा 1904 में शुरू हुई थी और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की सफलता के कारण ही फिर शीतकालीन ओलंपिक खेलों का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये आप अच्छे से जान गए होंगे। पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से पता चल गया। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विज्ञापन जिसमें किसी नई वस्तु अथवा संप्रदाय के को दर्शाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उस चीज को क्या कहते हैं? अब आपको यहां पर इस क्वेश्चन को दिमाग लड़ा के समझना है। इसको कहा जाता है एडवर्टोरियल। एडवर्टोरियल क्या कहा जाता है? एडवर्टोरियल। अब बच्चा कंफ्यूज है, सर हमने तो एडवर्टाइजमेंट सुना है, एडवर्टाइजिंग सुना है। ये वही है। इसको हिंदी में अगर आप इसका इंग्लिश में आप वर्ड निकालेंगे तो एडवर्टाइजिंग ही निकलेगा। विज्ञापन, यहां पर आपको एक वर्ड दिया हुआ है, एक विज्ञापन जिसमें किसी नई वस्तु अथवा संप्रदाय को दर्शाया जाता है उसे एडवर्टोरियल कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये माइंड का क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लड़ाना पड़ता है। डायरेक्ट मेला नहीं कर सकते हो आप, वर्गीकृत विज्ञापन नहीं कह सकते हो, है ना, ये नहीं हो सकता, लेकिन एडवर्टोरियल जरूर आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट की बात करते हैं। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिन्हें बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ थर्ड ने बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए कृत्य तैयार करने का काम सौंपा था। किसको सौंपा था? फणनद्रनाथ बोस को। किसे? फणनद्रनाथ जो है बोस को सौंपा गया था। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में काफी पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि फणनद्रनाथ जो बोस थे उन्होंने लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए कृत्य तैयार करने का काम सौंपा गया था। किसके द्वारा? महाराजी बड़ौदा के महाराज थे कौन? सयाजी राव गायकवाड़। इनका ये क्वेश्चन को यहाँ
पर लक्ष्मी विलास पैलेस को हटा के पूछ सकता है इन्होंने किस के लिए, मतलब किस पैलेस के लिए अपना कृत्य तैयार करने का काम इन्हें सौंपा गया था, लक्ष्मी विलास पैलेस के लिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को तोड़ तोड़ के समझना है। क्लियर। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्या है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कब स्थापित किया गया था। मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है बच्चा, एग्जाम में काफी बार आता है, करंट में आपसे पूछा जा सकता है, करंट से ज्वाइन करके पूछा जा सकता है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, जल्दी बताओ। 1957 इसका राइट आंसर है। 1957 में जो है गोवा शिपयार्ड की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1957 में। ठीक है, अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा सर ये गोवा शिपयार्ड क्या है, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है 1957 में स्थापना करी गई। भारत के इस समय भारत के पश्चिमी तट पर एक प्रमुख शिपयार्ड है जो जहाजों के डिजाइन, विकास, निर्माण, मरम्मत, आधुनिकीकरण, परीक्षण और कमीशनिंग के क्षेत्र में विभिन्न ग्राहकों की सटीक आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब शिपयार्ड है ये। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है जहाजों का डिजाइन तैयार होता है, जहाजों का विकास होता है, निर्माण होता है, मरम्मत होती है, आधुनिकीकरण, परीक्षण होता है और कमीशनिंग के क्षेत्र का बहुत बड़ा क्षेत्र इसको माना जाता है। ठीक है बच्चा, ये आप इसको समझ गए होंगे, ये मेरी उम्मीद है ना। तो चलिए, तो 1957 डेट आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आज, नेक्स्ट है भारत में कोरल रीफ्स में कहां पाया जाता है। कोरल रीफ्स जो है वो कहां पाया जाता है, ये कहां पाया जाता है, इसका जो राइट आंसर है वो रामेश्वरम है। क्या है, रामेश्वरम। अब कोरल क्या होता है, इसमें आपको जानने का बड़ा उत्सुक होगा। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये क्या होता है, ये कहाँ देखने को मिलती है ऐसी तस्वीर, ये समुंदर के अंदर देखने को मिलती है। अरे ये तो पता है ना, समुंदर के अंदर देखने को मिलती है। इनको क्या कहा जाता है, जीवित परवल कहा जाता है। जीवित परवल यानी कि भारी किनारे एवं ढलानों पर पाया जाता है ये जीवित परवल, है ना, जीवित परवाल, माफ करिएगा, जीवित परवाल इनको कहा जाता है। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये एक तरीके का मतलब अंदर समुद्र में मछलियां होती है तो वो पैदा हो जाते हैं कण। ठीक है ना, मतलब ये क्या होता है, ये जो ये इन स्थलों पर जो पाया जाता है, ये जो पाया जाता है इसका जो तापमान होता है ना 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक और लवणता 35% पर जो है ये होता है। भारत में मन्नार की खाड़ी तथा अंडमान एवं निकोबार के द्वीप समूह में ये ज्यादातर ऐसी चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, इसको जो है ना परवाल शैली श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परवाल शैली श्रेणी, और इंग्लिश में यहाँ पर इसको कोरल रिफ्स के नाम से इसको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब ये समुद्र के भीतर स्थित चट्टाने हैं जो परवालों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होते हैं। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था, है ना। क्या होते हैं ये जो होता है कोरल रिफस, जो होता है कोरल रिफस, या इसको हिंदी में बात करें तो परवाल सेल श्रेणी इसको कहा जाता है। ये समुद्र के भीतर स्थित जो चट्टाने होती है ना उनके द्वारा जो परवालों द्वारा जो छोड़ा गया कैल्शियम होता है उस कार्बोनेट से निर्मित होते हैं। और छोटे जीवों की बस्तियां होती हैं, इनके अंदर आपको छोटे छोटे जीव मिल जाएंगे, जैसे छोटे मतलब मछली और अन्य प्राणी, वो सब आपको मिल जाएंगे। रामेश्वरम इसका राइट आंसर है इस समय। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। स्वर्ण मंदिर अमृतसर भारत का डैश है। अब ये क्वेश्चन कैसे है और कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। स्वर्ण मंदिर अमृतसर भारत का डैश है। बच्चा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बच्चा कंफ्यूज होकर इसका जो राइट आंसर लगाकर आता है वो सबसे पुराना गुरुद्वारा लगा देता है। क्या लगा देता है, सबसे पुराना गुरुद्वारा लगा देता है। या आधे से ज्यादा बच्चा कहेगा कि दोनों विकल्प एवं बी और सी सही है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है कि कब आया हुआ है, लेकिन आया हुआ है। अब मैं अगर आप अपने आप को इस जगह पर रखिए, और जिन्होंने पढ़ा होगा वो तो अपने दिमाग से हटा दीजिए, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा रहता है और वो एग्जाम देने चले जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो यही करते हैं। उनके सामने क्वेश्चन आया स्वर्ण मंदिर अमृतसर भारत का डैश है, तो वो सबसे पहले देखते हैं सबसे पुराना गुरुद्वारा, सबसे बड़ा गुरुद्वारा, फटाफट दोनों विकल्प एवं सही है। वो थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालते हैं, अच्छा सबसे पुराना गुरुद्वारा भी हो सकता है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी हो सकता है ना। तो उनको लगता है कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जबकि ये आंसर गलत हो जाता है। सबसे पुराना गुरुद्वारा तो नहीं, लेकिन सबसे बड़ा गुरुद्वारा जरूर है, यानी कि इसका आंसर बी बिल्कुल राइट आंसर है।
भारत का सिख साम्राज्य 1799 से लेकर 1849 के संस्थापक जो थे महाराज रणजीत सिंह ने इस गुरुद्वारे के ऊपर फ्लोर में 750 किलो शुद्ध सोना इसे इसमें मढ़वाया था। ये तो मैंने इसके गोल्ड के बारे में आपको बता दिया, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये सबसे बड़ा जो है गुरुद्वारा है, ठीक है, ना कि सबसे पुराना है। तो बी मत लगा कर आइएगा, सी ऑप्शन कभी मत लगा कर आइएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, भारी जल परियोजना तालचर और उर्वरक संयंत्र, ठीक है, पारादीप प्रसिद्ध उद्योग भारत किस शहर के हैं? तो उड़ीसा के बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। भारी जल परियोजना और उर्वरक संयंत्र जो होता है, उर्वरक क्या होता है, फर्टिलाइजर इंग्लिश में कहा जाता है, अभी इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। उड़ीसा इसका बिल्कुल राइट आंसर है, डी ऑप्शन। क्लियर। चलिए फर्टिलाइजर की थोड़ी सी बात कर दे, वैसे तो करंट अफेयर में काफी बार बढ़ा है, अभी करंट अफेयर में आया भी था इसके ऊपर कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर ऐसे करके एक टॉपिक आया था जिसके बारे में मैंने आपको समझाया था। अब ये होता क्या है, चलिए समझ लेते हैं। फर्टिलाइजर कृषि में उपज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त एक रसायन है जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता करता है, याद रखिएगा। इसका इस्तेमाल इनकी पेड़ पौधों की सहायता बढ़ाने में करा जाता है। पानी में शीघ्र घुलन वाला एक रसायन है। मिट्टी में या पत्तियों पर इसका छिड़काव कर प्रयुक्त किया जाता है। वहीं पौधे मिट्टी से जड़ों द्वारा एवं ऊपरी छिड़काव करने पर पत्तियों द्वारा उर्वरक को अवशोषित कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है, उनकी ग्रोथ होने लग जाती है। और उर्वरक पौधे के लिए आवश्यक तत्वों की तत्काल पूर्ति के साधन है, लेकिन इनका प्रयोग के कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। लंबे समय तक मिट्टी में बने नहीं रहते हैं। सिंचाई के बाद जल के साथ ये रसायन जमीन के नीचे भूम जल स्तर तक पहुंचते हैं और उसे दूषित कर देते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और सूक्ष्म जीवों को भी के लिए भी एक घातक माने जाते हैं। इसीलिए उर्वरक के विकल्प के रूप में जैविक खाद का प्रयोग तेजी से लोकप्रिय होता जा रहा है। मतलब इसको बंद कर रहे हैं लोग और जैविक खाद का प्रयोग ज्यादातर करने लगे हैं। भारत में रासायनिक खाद का सर्वाधिक प्रयोग पंजाब में होता है। इनका उपयोग हमें बहुत कम करना ही वैसे चाहिए, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजर के बारे में था, ये आप अच्छे से जान गए। दूरंत कप किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? जल्दी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। डूरंड कप की बात चल रही है, फुटबॉल राइट आंसर है, सी ऑप्शन, ठीक है, बताया था कल ही, है ना। स्थापना 1888 में हुई थी। कब हुई थी? 1888 में। भारत का एक फुटबॉल प्रतियोगिता इसको माना जाता है। चलो नेक्स्ट है, जर्मनी ने डैश को प्रथम विश्व युद्ध का समाप्त होने पर युद्ध विधि संधि पर हस्ताक्षर करे थे। कब करे थे? 19 जनवरी 1918 को राइट आंसर है। 19 जनवरी 1918 को जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति होने पर युद्ध विधि संधि पर हस्ताक्षर कर लिए थे। वो डेट थी 19 जनवरी 1918 की। क्लियर हो गया, है ना। चलो मतलब ये संधि क्या थी मैं आपको बता देता हूं। संधि की अगर हम लोग बात करेंगे तो संधि यही थी कि जबरदस्ती ये थोपा गया था, जर्मनी पर ये जबरदस्ती थोप दिया गया था। इसका कारण था एडोल्फ हिटलर और अन्य जर्मनी लोगों ने इसे अपमानजनक मानते थे। इस तरह से यह संधि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण में से एक भी मानी जाती है। मतलब संधि यही थी कि अब ये किसी भी दूसरे राज्यों पर कब्जा करने के पाबंदी लगा दी गई थी जर्मनी पर उस समय, है ना। क्या कर दिया गया था? दूसरे क्या कहते हैं राज्यों पर कब्जा करने की पाबंदी लग गई थी और सेना का आकार सीमित कर दिया गया था और भारी जो क्षतिपूर्ण थोप दिया गया था, मतलब, है ना। पहली बात ये याद रखिएगा कि इस संधि से जो है किसी भी अन्य राज्य पर कब्जा नहीं हो सकता था जर्मनी के द्वारा और सेना का आकार भी सीमित कर दिया गया था। बाद में हिटलर इससे काफी गुस्सा हुआ था। बाकी आपको द्वितीय विश्व युद्ध में देखने को उसके बाद मिला था। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट की बात करें, भारतीय सेना के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? ये क्वेश्चन मैं तीसरी बार करा रहा हूँ, दूसरी या तीसरी बार तो करा रहा हूँ। इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ। जनरल के.एम. करियप्पा। कौन है? जनरल के.एम. करियप्पा, ठीक है। तो यही थे। तो भारतीय सेना के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? जनरल के.एम. करियप्पा। और इनको जो है नेपाल का भी जो है मनोज पांडे सर को क्या दिया गया था? नेपाल की मानद उपाधि से सम्मानित करा गया था ना, कराया था ना टॉपिक, तो उसमें उनको नेपाल का मिला था, मानद उपाधि मिली थी।
उसी तरीके से जनरल के.एम. करियप्पा जो कि भारत के सेना के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख थे, इनको भी वही सम्मान दिया गया था और ये पहले व्यक्ति थे उस सम्मान को पाने वाले। तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। तो आज के 10 क्वेश्चन यही थे गाइस। आई होप आप इन्हें अच्छे से जान गए होंगे। कोई डाउट लगा हो, कहीं आपको लगा हो कि मैंने समझाने में गलती करी है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और इसी तरीके से जैसे आपने अभी तक की 2 वीडियो में अपना प्यार बनाया, इसको भी बनाइएगा और आगे भी बनाए रखिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।